हेलो डियर। तो थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ होने के कारण आपका 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया है, इसके लिए सॉरी। बाकी मैं फिर से वही कहता हूँ, 20 क्वेश्चन आपको जो है डेली सुबह 6 में वीडियो डलता है, ठीक है। और आपका प्रतिदिन आकर यहाँ पे आप उसका प्रैक्टिस लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप 20 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं, ताकि आप अपने तैयारी को, अपने मजबूत जो पकड़ है उसको आप देख सकते हैं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और किस प्रकार किस लायक अभी है। चूँकि नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन अंदर से खींचता है, सब्जेक्टिव से खींचता है ऑब्जेक्टिव बनाकर। तो उसी प्रकार से 20 क्वेश्चन हम डेली लाते हैं, ताकि आप अपने तैयारी, अपने प्रैक्टिस को आंक पाएँ कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, तैयारी कितना है, कितना 20 में सही कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर 20 में अगर आप 15 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, मतलब आपका तैयारी बढ़िया है, ठीक है। अगर 15 से कम कर रहे हैं, मतलब गड़बड़ है आपका तैयारी, सीधा समझिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है हीमोडायलिसिस से उत्पन्न जटिलता क्या है। अब हीमोडायलिसिस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। हीमोडायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, डायलिसिस का एक प्रकार है। तो हीमोडायलिसिस करने से कौन सा कॉमन जटिलता उत्पन्न होता है? पेरिटोनियम संक्रमण, यूटीआई, रीनल स्टोन, हाइपोटेंशन। तो सबसे जो मोस्ट जो आपका इसका राइट आंसर है, हीमोडायलिसिस से जो होता है, इन चारों में जो राइट आंसर होगा ये का, ओके। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है लंबर पंक्चर के उपरांत मरीज को कौन सा पोजीशन में लिटाया जाता है। मतलब एलपी करने के बाद मरीज को किस पोजीशन में लिटाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर 4 ऑप्शन है, फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सिम्स लेटरल पोजीशन। 4 में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो जो राइट आंसर लंबर पंक्चर के बाद जो मरीज को लिटाया जाता है वह पोजीशन है ऑप्शन नंबर अपना सी, सुपाइन पोजीशन, ठीक है। आगे चलिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग को भी मैं यहाँ पे मौका देता हूँ ताकि आप लोग मेरे से पहले आंसर कमेंट करें, आपको इसलिए मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए हमें आंसर देने से पहले। भूख न लगना क्या कहलाता है? किसी को अगर भूख नहीं लगता हो तो मेडिकल टर्म में उसे क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया, एनोरेक्सिया, एटेक्सिया, इंसोमेनिया, ठीक है। तो राइट आंसर भूख न लगने को इनमें से हम लोग जो कहते हैं वह एनोरेक्सिया कहते हैं, भूख नहीं लगना का, ठीक है। हाइपोक्सिया होता है आपका ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना। इंसोमनिया होता है नींद में कमी, नींद का न आना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सबका वर्ड समझ सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है नीमोथोरैक्स एक जटिल अवस्था है जिसका लक्षण क्या होता है? नीमोथोरैक्स एक जटिल अवस्था है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, जिसका लक्षण क्या होता है? वाटर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, एयर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, पस कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, ब्लड कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस। तो आपको पता है कि अगर प्लूरल स्पेस में द्रव भरता है तो प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। अगर प्लूरल स्पेस में हवा भर जाए तो उस स्थिति को हम लोग जो है क्या कहेंगे? न्यूमोथोरैक्स कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए, पांचवा है पैराप्लेजिया का अर्थ क्या होता है? पैराप्लेजिया का अर्थ क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है ऊपरी अंग। पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब निचला अंग। पैरालिसिस ऑफ वन साइडेड ऑफ बॉडी, बॉडी के एक साइडेड में पैरालिसिस। पैरालिसिस ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज मतलब सभी अंगों में लगना पैरालिसिस। तो पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि आपके निचले अंगों में पैरालिसिस, किसी को अगर निचले अंगों में पैरालिसिस है तो उसे हम लोग पैराप्लेजिया कहते हैं, और वो होता है लोअर एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये बातें को समझ लीजिए। आगे है नॉर्मल सलाइन क्या होता है? नॉर्मल सलाइन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, नॉन ऑफ द एबोव। तो नॉर्मल सलाइन जो होता है वह एक प्रकार का कौन सा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे,
पुल्लल कैविटी के पस होना क्या कहलाता है? पुल्लल कैविटी में पस होने को क्या कहा जाता है? पाइएमा, एम्पाइमा, सेप्टेसेमिया एंड एम्फाइसमा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सातवां का राइट आंसर होगा एम्पाइमा। ठीक है, पुल्लल कैविटी में पस भरने को हम लोग एम्पाइमा कहते हैं। क्या कहेंगे? एम्पाइमा कहेंगे। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, निम्न विकार में सीरम बिलिरुबिन स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। विकार मतलब समस्या। किस समस्या में सीरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ देखा जाता है? तो हाइपरटेंशन, जॉन्डिस, एक्यूट रीनल फेल्योर, गाल स्टोन। मैं आपको बता दूं, बिलिरुबिन जो होता है यह आपके लीवर LFT का फंक्शन के द्वारा, ठीक है, लीवर के द्वारा जो है सीक्रेट होता है। ठीक है, अब ये बिलिरुबिन का स्तर अगर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो इस कंडीशन में आपका लीवर फंक्शन गड़बड़ रहता है। जब लीवर का टेस्ट करते हैं तो लीवर में ही बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, और वो बिलिरुबिन लेवल अगर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो वह तब होता है जब आपको जॉन्डिस को सूचित करता है, लीवर के कंडीशन गड़बड़ रहता है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी। हाइपरटेंशन होता है रक्तचाप का बढ़ा होना। रीनल फेल्योर में यूरिन में आपका प्रोटीन आएगा। ठीक है, यूरिन में आपका वेस्ट पदार्थ जो है ज़्यादा आएगा। गाल स्टोन जो होता है ये वाला, यह आपका पथरी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8वां। 9वां क्वेश्चन है, एंटासिड का क्या कार्य है? एंटासिड का कार्य पूछ रहा है। पाचन कार्य में सहायता करना, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम करना, स्टोमक में एसिडिटी कम करना, उपरोक्त में से सभी। तो 9 का राइट आंसर जो है इनमें से स्टोमक में एसिडिटी, अम्लता को कम करना। एंटासिड क्या करता है? जो हम लोग गैस उसको कम करने के लिए दवाई गैस का खाते हैं ना, तो वही एंटासिड जो है यह स्टोमक में एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, आगे है पेप्टिक अल्सर के सबसे कॉमन साइट क्या है? यानी पेप्टिक अल्सर जो होता है सबसे सामान्य कौन से जगह पर होते हैं? ओसोफेगस, ड्यूडेनम, पाइलोरस, ठीक है, एंड पेरिटोनियम। कहाँ पे होता है पेप्टिक अल्सर? तो आपको पता होना चाहिए पेप्टिक अल्सर सबसे ज़्यादा जो जगह पर होता है वह ग्रहणी ड्यूडेनम में होता है। समझ गए? चलिए आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन है, मैकबर्नी पॉइंट पर दर्द निम्न रोग का लक्षण है। यानी मैकबर्नी पॉइंट जो होता है वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो वह कौन से रोग का लक्षण है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होता है, मैकबर्नी पॉइंट पर दर्द करना एपेंडिसाइटिस के लक्षण बताता है। समझ गए? 12 नंबर है, इंसुलिन इंजेक्शन हेतु निम्न रूट द्वारा दिया जाता है। यानी इंसुलिन इंजेक्शन किस रूट के द्वारा दिया जाता है? सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, नॉन ऑफ द एबव। आप लोग को मैं बता दूं, जो इंसुलिन का इंजेक्शन देखते होइएगा दिया जाता है तो वह नाभि के आसपास एरिया में दिया जाता है। ठीक है, नाभि के आसपास, जैसे ये नाभि है तो नाभि के राइट या लेफ्ट साइड में, ठीक है, नाभि के राइट या लेफ्ट साइड में जो है दिया जाता है इंजेक्शन है सबक्यूटेनियस में। सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होता है उसमें दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए 13 नंबर है, किस स्थिति में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट उपयोग नहीं है? एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, पर्निशियस एनीमिया, थैलेसीमिया। कह रहा है क्वेश्चन में कि किस स्थिति में हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर भी देंगे तो वह उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा अपन वह होगा पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में आप अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवा भी दीजिएगा पेशेंट को, वह कारगर उपयोगी नहीं होगा। तो इसलिए बाकी ल्यूकोमिया में भी हो सकता है, एप्लास्टिक में भी हो सकता है, थैलेसीमिया में भी यह कारगर हो सकता है, बट पर्निशियस में
कारगर नहीं होगा। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन है, संक्रमण के प्रति शरीर के प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्रमण के विरोध में शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वह अपना प्रतिक्रिया दिखाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस इन्फेक्शन, टीकाकरण, अस्पताल से अर्जित संक्रमण या इन्फ्लामेशन? तो राइट आंसर क्या होगा? संक्रमण के प्रति आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा है उस प्रतिरक्षा के प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर जो होगा अपना वह होगा अपना डी इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। 15 है, कोल्ड एप्लीकेशन का द्वितीयक प्रभाव क्या है? कोल्ड एप्लीकेशन का दूसरा प्रभाव कौन सा है? वैसो कंट्रैक्शन, वैसो डिलेशन, नन और नन ऑफ दीज। आपको पता है गर्म चीज़ों को खोलता है, फैलाता है, ठीक है, लेकिन जो ठंडक चीज़ होता है वह चीज़ों को सुकड़ाता है, ठीक है, वह शिथिल करता है। तो कोल्ड एप्लीकेशन करने से हम भैंस जो नली है रक्त की उसमें कंस्ट्रिक्शन करते हैं, संकुचन करते हैं, शिथिलन होता है उससे। लेकिन वैसोडिलेशन किससे होगा? हॉट एप्लीकेशन से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है 60 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेन बोन यानी हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार टाइफाइड को, मलेरिया को, डेंगू को, घातक बुखार मैलिग्नेंट फीवर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेंगू फीवर होता है इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, ब्रेक बोन। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, संपूर्ण फेफड़े को हटाना क्या कहलाता है? मान गए अगर किसी को फेफड़ा को हटाना हो तो संपूर्ण फेफड़े के हटाने को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? देख लीजिए, लोवेक्टोमी, ठीक है, लोवेक्टोमी, गैस्ट्रोटोमी, निमोनेटोमी एंड ऑर्किडेक्टोमी। ठीक है, ऑर्किडेक्टोमी। तो राइट आंसर न्यूमोनेक्टोमी। ठीक है, न्यूमोनेक्टोमी। न्यूमोनेक्टोमी जो होता है वह फेफड़े के हटाने को कहते हैं। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, हेपेटाइटिस का प्रकार जो संक्रमित रक्त चढ़ाने के बाद होता है वह कौन सा हेपेटाइटिस का प्रकार है जो संक्रमित रक्त के चढ़ाने से होता है? कौन सा? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस बी जो होता है यह संक्रमित रक्त चढ़ाने से या संक्रमित व्यक्तियों से संबंध बनाने से ये जो चीज़ें हैं होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में सम्मिलित नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उन इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में कौन नहीं सम्मिलित होता है? ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम बताना है। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं होता है? इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में सम्मिलित, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में सम्मिलित कौन नहीं होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम। तो मैं बता दूं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम अपना जो होता है यह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में शामिल नहीं होता है। ओके, आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पे 20वां नंबर का क्वेश्चन है, सीरम सोडियम का समान लेवल होता है बॉडी में, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसमें सोडियम का समान लेवल कितना होना चाहिए? कितना होता है? 80 से 120 MEQ पर लीटर, 3.5 to 5 MEQ पर लीटर, 30 to 70 MEQ पर लीटर, 135 to 145 MEQ पर लीटर। ठीक है, तो बताना है क्या होता है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वो 135 to 145 MEQ पर लीटर। ठीक है,
ए अपना इसका 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह 20वां क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पाए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको कैसा लगा है, जरूर कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगा तो सारे नर्सिंग जितने भी तैयारी करने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम का, जरूर शेयर करें। चाहे आप CHO का तैयारी करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स या फिर रेलवे का कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बेहतर नॉलेज के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे यह वीडियो आता है, आप कभी भी देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।